जी देखिएगा जरा ये स्प्रिंग 25 क्वेश्चन नंबर 8 नोट नंबर 3 जी कह रहा हूं 18th February 2025 2000 kgs of raw material were lost during transit. However, the recording in the inventory system was made based on supplier invoice which listed the full quantity. अच्छा, loss in transit का क्या मतलब? हाँ, यानी रास्ते के दौरान जाया हुआ। अब फर्ज करें मैं सप्लायर हूँ, मैंने आपको 1000 यूनिट भेजे, मैंने तो इनवाइस 1000 यूनिट की बना के आपको भेज दी, रास्ते में 100 जाया हो गए, आपको मिले कितने? तो लॉजिकली तो आपकी इन्वेंट्री 900 से बढ़नी चाहिए। कहता है मैंने तो जो इनवॉइस आई ना मैंने उसी से बढ़ा दी, इसका मतलब आपकी परचेज ओवरस्टेट हो गई। और फिर आपकी जब परचेज ओवरस्टेट हो गई, परपेचुअल है पीरियोडिक है? परपेचुअल है, तो इसका मतलब इन्वेंट्री भी ओवरस्टेट होगी। ठीक है, अब आगे देखें क्या बताता है। कह रहे हाउएवर, अच्छा ये तो हो गया। कह रहे कि कंपनी रिसीव 3350,000 फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी फॉर द ट्रांजिट लॉस। कह रहा वो चीजें इंश्योर थी, इंश्योरेंस वाले ने 33,50,000 का आपको क्लेम दिया, विच वॉज क्रेडिटेड टू अदर इनकम। कह रहा मैंने उसको अदर इनकम शो करा दिया, हालांकि करना क्या चाहिए था, लॉस की कॉस्ट में से इसको सेट ऑफ करना चाहिए था। फिर अगर प्रॉफिट होता तो इनकम में लिख देते, लॉस होता तो एक्सपेंस में लिख देते। अच्छा, अब आगे क्या हुआ? कह रहे विच वॉज क्रेडिटेड टू अदर इनकम नेट ऑफ इंश्योरेंस इन ट्रांजिट कॉस्ट ऑफ 1,50,000। कह रहे वो जो इंश्योरेंस दी थी ना 1.5 लाख रुपया, जब उसकी प्रीमियम, कहता वो मैंने माइनस करके मैंने नेट फिगर निकाल दिया। क्या ऐसे होता है कि जो इंश्योरेंस जमा कराई थी और जो क्लेम मिला उनका डिफरेंस गेन लॉस होता है? मतलब देखना, मैंने फर्ज करें बिल्डिंग की इंश्योरेंस कराई, 1 लाख रुपया दिया, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉय हो गई, इंश्योरेंस वाले ने मुझे 50 लाख का क्लेम दे दिया, तो मैं क्या कहूँ 49 लाख की मेरी इनकम होगी? नहीं, आपको बिल्डिंग की कॉस्ट को कंपेयर करना चाहिए ना कि यार बिल्डिंग थी कितने की और क्लेम कितना मिला, गेन हुआ कि लॉस हुआ। तो कहता है कि मैंने क्या किया, 33,50,000 मिले, 1.5 लाख की मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम जमा कराई थी, मैंने वो माइनस करके बाकी अपनी इनकम शो करा दी। नो फर्दर एडजस्टमेंट वर मेड इन द रिकॉर्ड्स टू अकाउंट फॉर दिस शॉर्टफॉल। कह रहा बाकी इसकी जो थी ना वो मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं डाली। ठीक है, अब उसने क्या एंट्रियां पूछी, क्या पूछा? अच्छा, प्रीपेड रिवाइज शेड्यूल। एक तो कह रहे स्टॉक की वैल्यू निकालो सही करके। अच्छा, अब स्टॉक की वैल्यू देखें, जब ये 200 यूनिट है, 2000, तो ये 2000 यूनिट जब आप तक पहुंचे ही नहीं तो एक तो इनको स्टॉक से आउट करना चाहिए। इसका अंदर अगर हम स्टॉक की एडजस्टमेंट देखें, स्टॉक में से आपको 2000 यूनिट्स माइनस करना पड़ेंगे और इनकी कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस करनी चाहिए। 18 फरवरी को किस रेट वाले थे? तो अब 1766 के साथ से देखें कि अमाउंट क्या बनती। $3532,000। ठीक है, ये एडजस्टमेंट तो बनती स्टॉक में, क्योंकि उसने कहा था चीजें तो मैंने स्टॉक में शामिल की हुई है। अच्छा, अब उसने कहा था कि जो इंश्योरेंस थी ना इन ट्रांजिट, उसको क्या कर दिया हुआ था? उसको उसने कहा क्लेम में से माइनस कर दिया हुआ है। IS 2 पढ़ा था आपने, कहा था इन्वेंट्री शुड बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। कॉस्ट में क्या कुछ आता था? कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस कन्वर्जन कॉस्ट प्लस अदर एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या कुछ आता था? परचेज प्राइस प्लस import duties and non-refundable taxes plus transportation and handling cost minus if there is any trade discount, cash discount or similar rebates। ठीक है, तो ये काम आप लोग किया करते थे।
इसका मतलब है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होती है, और वर्ड यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग। आपको IAS 16 में भी बताया गया था कि अगर इंश्योरेंस इन ट्रांजिट हो तो वो हैंडलिंग कॉस्ट का पार्ट होती है, तो उसको इन्वेंट्री की कॉस्ट में डालना चाहिए। इसका मतलब वो 1.5 लाख इसको इन्वेंट्री में डालना चाहिए था, और इसने क्या किया, उसको एसेट की कॉस्ट में शामिल ही नहीं किया। अब मसला ये है कि क्या आपने खाली ये 2000 यूनिट ही खरीदे थे? नहीं, तो इसका मतलब वो जो इंश्योरेंस दी जितने यूनिट खरीदे थे उन सबकी थी। ठीक है, अब ये तो मैं बात कर रहा हूं ना स्टॉक की। आपकी कुछ चीजें स्टॉक में गई हैं तो कुछ कंजम्पशन भी तो हुई है ना। ठीक है, मतलब देखिए 28 तारीख को कितने यूनिट खरीदे थे? 28 से 18 तारीख को कितने यूनिट खरीदे थे? 25,000। खराब इनमें से कितने हुए? 2,000। ठीक है, अच्छा FIFO था वेटेड एवरेज था? वेटेड एवरेज। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप लोगों को उधर ऊपर उसकी एडजस्टमेंट डालनी चाहिए, उसके बाद फिर ये स्टॉक वाली फिगर एडजस्ट करना चाहिए। ठीक है, अब वो जो 1.5 लाख रुपए इंश्योरेंस दी है, इसको फिर ऊपर कॉस्ट के अंदर उसके ऐड करना चाहिए था। ठीक है, मसलन ये जो शिपमेंट की आपकी जो कॉस्ट उसने दी, कितना दी हुई है? शिपमेंट के यूनिट्स कितने थे? 25,000। और इसकी टोटल कॉस्ट क्या थी? 44,150,000। ठीक है, ये आप लोग की परचेजेस थी। अब जो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट थी वो तो इसी के अंदर ही ऐड होनी चाहिए ना। इसका मतलब यूनिट्स कितने? 25,000। कॉस्ट कितना हो गई? 44,300,000। अब आप निकालो इसकी एक एवरेज अमाउंट क्या बनती है? $1,772। इसका मतलब असूलन ये जो कंसाइनमेंट आई है इसकी परचेज प्राइस आपको ये पड़ रही है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ उसकी वर्किंग समझा रहा हूं, क्योंकि अब आपने कहा वेटेड एवरेज है, FIFO होता ना फिर तो इसी वैल्यू के साथ मैंने कर देना था। अब वेटेड एवरेज के लिए पिछली वैल्यूज डालूंगा, एवरेज निकलेगी फिर होगा, तो अभी मैं सिर्फ इसी के साथ समझा रहा हूं। तो इसका मतलब आप लोगों का ये जो 2000 यूनिट्स थे ये फिर कितने से हिसाब से आने चाहिए थे? तो देखिए क्या अमाउंट बनती है। 3544,000,000 और 000 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। इसका अंदर स्टॉक में से यूनिट इतने माइनस और कॉस्ट इतनी माइनस लॉजिकली होनी चाहिए थी आपकी। ठीक है, और बाकी जो थी वो इधर कंजम्पशन के अंदर खुद ही एडजस्ट हो जाएगी जब आपने स्टॉक के अंदर इंश्योरेंस को डाल दिया था। अब वो कह रहा था कि उसने क्या किया, इंश्योरेंस क्लेम मिला था आपको 33,50,000 का, और आपने कहता उसने 1.5 लाख माइनस करके इसको उधर इनकम शो करा दिया था, और इसके अलावा कहता बाकी एडजस्टमेंट नहीं की थी। तो आपने कहा यार ये एडजस्टमेंट आप लोगों को करनी चाहिए थी। अब इसका मतलब अगर मैं इन्हीं फिगर्स के साथ आप लोगों को इसकी एंट्री समझाऊं तो देखें, स्टॉक आपकी इन्वेंट्री कम हो जानी चाहिए थी। तो इन फिगर के हिसाब से इसकी अमाउंट क्या बनती है? 3544,000,000। ठीक है, आप लोगों को इंश्योरेंस वालों से जो पैसे मिले थे बैंक, वो कितने मिले थे? वो ये पैसे मिले थे। अच्छा, उसके बाद बज़ाहिर देखा जाए गेन हुआ लॉस हुआ? आपको लॉस हुआ, तो लॉस आपका फिर कितना आना चाहिए था?
194,000। ठीक है, असूलन फिर आपकी ये एंट्री बनती है। कहते उसने क्या कर दिया, अब देखें वो जो इंश्योरेंस थी जो 1.5 लाख रुपया, तो वो लॉजिकली हमने क्या कहा था, इन्वेंट्री के अंदर चार्ज होनी चाहिए थी। ठीक है, तो इन्वेंट्री के अंदर अगर चार्ज होनी चाहिए थी तो चले मैं इधर ही कर देता हूँ, 3544,000, ये तो इन्वेंट्री कम हो रही है ना, लेकिन वो जो 1.5 लाख इंश्योरेंस ऐड करनी थी, ठीक है, तो वो 1.5 लाख इसमें ऐड भी होना था, सॉरी माइनस होना था। तो ज़रा इनको नेट करके देखिए क्या फिगर बनती। डबल 394,000, तो फिर ये लॉस की फिगर देखें क्या बन रही, 44,000। तो इसका मतलब ये एंट्री फिर आपकी बनती थी। आप लोगों ने क्या की हुई थी, कहता मैंने बैंक को किया था डेबिट 335,000 से, ठीक है, उसके बाद अदर इनकम को कर दिया था क्रेडिट। अब अदर इनकम कहता मैंने कैसे निकाली हुई थी, कहता वो जो इंश्योरेंस क्लेम मिला था उसमें से जो 1.5 लाख रुपए मेरा खर्चा आया था वो मैंने माइनस किया हुआ था। तो इसका अमाउंट कितनी बनती है, 32 लाख। इसका मतलब फिर जब ये इंश्योरेंस दी थी तो उसका बैंक भी तो क्रेडिट किया होगा ना, तो इसका मतलब उसने इसको भी क्या किया होगा, नेट कर दिया होगा। तो नेट किया होगा तो ये भी कितनी बन गई होगी, 32 लाख। ठीक है, यानी बजाय इसके मैं अलग अलग एंट्रियां करूं, मैंने नेट करके करता जा रहा हूं। तो इसका मतलब ये रॉन्ग एंट्री की हुई थी, यानी ये आपकी करेक्ट एंट्री बनती थी, ये उसने रॉन्ग एंट्री कर दी हुई थी। अब अगर इनको कंपेयर करते हुए हम रेक्टिफाइंग एंट्री पास करें तो बैंक चले नेट करके तो वो आपका बन जाता है। मतलब अगर पेमेंट तो इधर भी हुई थी ना, मतलब चले मैं इसकी अलग से अगर एंट्री डालूं तो आप लोगों ने इंश्योरेंस जो पे की थी उसकी एंट्री क्या बनती थी, इन्वेंट्री डेबिट और बैंक क्रेडिट, कितने से 150। ठीक है, उसने क्या कर दिया हुआ था, उसने अदर इनकम में से माइनस कर ली हुई थी, मसलन अदर इनकम डेबिट और बैंक क्रेडिट 150। ठीक है, इसका मतलब इसका चले मैं एडजस्ट दोबारा कर देता हूं इसको। अच्छा, अब ये मैंने ना अलग अलग एंट्रीज कर दी। इसका मतलब आप लोगों को अगर इसको पहले हम एडजस्ट करें, बैंक तो आपने सही क्रेडिट कर दिया हुआ था, आपने अदर इनकम गलत डेबिट की हुई है, तो अदर इनकम को आप कर लोगे क्रेडिट 150 से, और इन्वेंट्री को कर लोगे डेबिट
150 है, ये एक एंट्री हो गई। अब अगर हम नीचे वाली पे आए तो बैंक आपने डेबिट करना था, डेबिट किया हुआ है, इग्नोर कर देते हैं। एसओसीआई डेबिट करना, या चलें अदर इनकम आपने गलत क्रेडिट की हुई है, तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करोगे, डेबिट कर दें 33500000। अच्छा ये हो गया। एसओसीआई डेबिट करना था, नहीं किया हुआ 194,000। इन्वेंट्री क्रेडिट करनी थी, नहीं की हुई 3544,000। ठीक है, ये मैंने अलग अलग एंट्री कर दी। अब अगर आप इनको कंबाइन करोगे तो देखो इन्वेंट्री डेबिट भी हो रही, क्रेडिट भी हो रही, तो जो मैंने पहले माइनस करके लिखा था वही इफेक्ट आ जाएगा। ये अदर इनकम क्रेडिट हो रही है, डेबिट हो रही है, वो माइनस करके जो मैंने लिखा था वही इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, एसओसीआई आपके एक्सपेंस में आ जाएगी। तो ये इसके इफेक्ट्स वगैरह बनते हैं, लेकिन ये मैंने इन फिगर्स के साथ किए हैं। अब वो वेटेड एवरेज में लाजमत है पीछे से अमाउंट चलती आ रही होगी तो वो चेंज होंगी आपकी। ऑटम 24 का कह रहे थे, क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, हो गया वो आपसे? एक ही क्वेश्चन था, दो थे। जी स्प्रिंग 24 जरा निकालें। अच्छा, इसमें भी एक जनरल सा क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। ये चलिए निकाल लें, इसको देख के लेते हैं। क्वेश्चन 5 निकाल लें। जी कह रहे शादमान एंटरप्राइजेस लिमिटेड प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट नेमली ए एंड बी। The following figure have been extracted from the draft profit and loss of company for the year ended 31st December 23. Sales, अच्छा मैं खाली प्रोडक्ट ए का डेटा पढ़ रहा हूँ। कह रहे 48,000 यूनिट बेचे 50,40,000 में, अगर सेलिंग प्राइस निकालनी पड़े निकल आएगी। कह रहे कॉस्ट ऑफ सेल, रॉ मटेरियल का ओपनिंग, इसका ना ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो पहले इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकलेगी, उसके बाद जाकर कहीं फिनिश गुड इन्वेंट्री की बारी आएगी। तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ठीक है, उसने आपको यूनिट्स भी बता दी, अमाउंट भी बता दी। इसका अगर आपको पर यूनिट परचेज प्राइस निकालनी पड़े तो आप लोग निकाल सकोगे। आगे मटेरियल कंज्यूम निकल आया, फिर उसने लेबर बता दी, फिर उसने एफओएच बता दिए। आगे कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई, मटेरियल लेबर एफओएच टोटल फैक्ट्री कॉस्ट होती है ना आपकी, उसमें हम वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग ऐड किया करते हैं, क्लोजिंग लेस किया करते हैं। इसने सीधा फिनिश गुड लिखा है, इसका नहीं होगा वर्क इन प्रोसेस, तो फिनिश गुड ओपनिंग इसने ऐड किया और क्लोजिंग इसने माइनस कर दिया, तो कॉस्ट ऑफ सेल निकाल ली, ग्रॉस प्रॉफिट भी निकल आया। एडिशनल इंफॉर्मेशन कह रहे रॉ मटेरियल वाई इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट ए। कह रहे इस प्रोडक्ट ए पे ना मटेरियल वाई इस्तेमाल होता है, एंड मटेरियल जी इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बी, और जो मटेरियल जी है वो कह रहा है बी पे इस्तेमाल होता है। कंपनी यूज फाइफो मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कह रहा है फाइफो से स्टॉक काउंट करता हूं, तो फाइफो आपको पता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पुरानी वाली चीजें बेचता जा रहा होगा तो स्टॉक में कौन सी बच रही होंगी, नई वाली। कह रहे बोथ द प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस इन द सेम प्रेमिसेस एंड टोटल फैक्ट्री ओवरहेड आर एलोकेटेड बिटवीन देम ऑन द बेसिस ऑफ
कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर। कह रहे हैं कि दोनों प्रोडक्ट ना एक ही फैक्ट्री में बनती हैं और जो मेरे टोटल फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं ना, मैं दोनों प्रोडक्ट में बांट देता हूँ। कैसे बांटता हूँ? कहते हैं कि लेबर की रेशो से बांटता हूँ। तो हमें तो उसने पहले भी अलग अलग करके दिए ही हुए हैं। आगे कह रहे हैं बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर आर पेड 400 रुपए पर लेबर आर। अच्छा, अगर लेबर कॉस्ट को 400 पे डिवाइड कर लूं तो लेबर आर निकल सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहे ड्यूरिंग द रिव्यू बाय द इंटरनल ऑडिटर फॉलोइंग इश्यूज हैव बीन आइडेंटिफाइड। बज़ाहिर तो उसने फॉर्मेट वगैरह ठीक बनाया हुआ था, लेकिन कह रहे जब इंटरनल ऑडिटर ने रिव्यू किया उसने कुछ पॉइंट हाईलाइट किए कि यार ये मसले हैं। क्या कह रहे? ड्यूरिंग द ईयर ट्रेड डिस्काउंट 1,20,000 ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वाई किस पे इस्तेमाल होता था? ए के ऊपर। तो इसका मतलब ये जो डिस्काउंट है ए की मटेरियल कॉस्ट में से माइनस होना चाहिए। कह रहे हैव बीन एनरेसली क्रेडिटेड टू द परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल जी। कह रहे मैंने तो जी की परचेज में से माइनस कर दिया। इस गलती का रिजल्ट क्या निकला? प्रोडक्ट ए का मटेरियल ओवरस्टेट हो गया और बी का मटेरियल अंडरस्टेट हो गया। ठीक है, तो ये गलती, तो इसके अंदर दोनों की वैल्यूज इफेक्ट हो गई इस गलती की वजह से। आगे कह रहे 250 इनडायरेक्ट लेबर आवर्स वर एनरेसली रिकॉर्डेड एज डायरेक्ट लेबर ऑफ प्रोडक्ट ए। 250 इनडायरेक्ट लेबर आवर्स थे। उसने ऊपर आपको क्या कहा था? लेबर चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, किस रेट पे? 400 के हिसाब से। नीचे आप कहते हैं 250 इनडायरेक्ट लेबर आवर्स थे। तो क्या किया आप लोगों ने? कहता हम लोग ना उसको डायरेक्ट लेबर ट्रीट करके प्रोडक्ट ए की, तो उसकी डायरेक्ट लेबर में से माइनस करो। और इनडायरेक्ट लेबर किसका पार्ट होता है? ओवरहेड्स का। इसको एफओएच में शामिल कराओ। और उसने क्या कहा था? एफओएच में दोनों में बांटता हूं। तो इसके अंदर जो दोनों में एफओएच गए वो गलत हो गए होंगे। आपने तो एफओएच की फिगर ही गलत निकाली हुई थी। ठीक है, इसका अंदर पहले पॉइंट से पता चला मटेरियल गलत हो गया, दूसरे से पता चला लेबर भी गलत और एफओएच भी गलत। तीसरे पे आए, कह रहे फिजिकल स्टॉक check by auditor revealed that those are unit of product A and 1000 unit of B were damaged in damaged condition। कह रहे इतने इतने यूनिट तो आपके डैमेज हैं। डैमेज किस चीज की इंडिकेशन होती है? एनआरवी का टेस्ट करो, इसका इनकी एनआरवी निकालनी चाहिए। अच्छा, आपको कह रहे हैं कि दीज कैन बी सोल्ड 20% बिलो नॉर्मल प्राइस। कह रहे हैं नॉर्मल प्राइस से 20% कम करके बेचने पड़ेंगे। ये उसने आपको डेटा दिया। आपसे कह रहा है कंप्यूट द करेक्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, लेकिन किसकी? देखिए अगर मटेरियल की कहता ना आसान काम था, पहले ही पॉइंट डलना था, बाकी कुछ भी नहीं होना था। वो कहता नहीं फिनिश गुड, तो फिर ना आपकी मटेरियल ठीक है, ना लेबर ठीक है, ना ओवरहेड ठीक है। तो पहले मुझे सही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालनी पड़ेगी। देखें FIFO का क्या मतलब होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिनिश गुड के ओपनिंग यूनिट देखो कितने हैं प्रोडक्ट ए के? 10,000। बेची कितनी है ए? 48,000। इसका मतलब ओपनिंग वाले 10,000 सारे बिक गए, करंट में से भी 38,000 बिक गए। आज जो क्लोजिंग फिनिश गुड पड़ा है वो कौन सा पड़ा होगा? करंट वाला ही पड़ा होगा ना। तो अब आपको उसके हिसाब से इसकी वैल्यू करना पड़ेगी। ठीक हो गया? तो ये उसने इसके अंदर आपको बता दिया। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि मुझे पहले करंट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड यानी सही वाली निकालनी चाहिए और फिर उसके हिसाब से स्टॉक वैल्यू कर देना चाहिए। तो अब मटेरियल भी हमारा गलत है, लेबर भी गलत है और ओवरहेड भी गलत है। कितने नंबर का आया है?
अच्छा, अभी चले मैं पहले प्रोडक्ट ए की कैलकुलेशन जरा करता हूँ। क्वेश्चन 5 और अटेम्प्ट कौन सी है? स्प्रिंग 24। ठीक है, अगर मैं चले उसके ऑर्डर में कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, चले ठीक करता हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो पहले आपको मटेरियल कॉस्ट निकालना पड़ेगी, सही वाली। उसी तरह ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। देखिए, ये से मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ना शुरू से बना रहा हूँ, वरना मैंने सीधा मटेरियल यूज पकड़ना था, मैंने उसको ठीक कराना था। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मुझे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि पेपर में कई दफ़ा होता है ना कि आपको शॉर्टकट नहीं भी समझ आते, तो कम से कम ऑर्डर के अंदर करके तो कर सकते हैं। क्या ओपनिंग स्टॉक की रिकॉर्डिंग में गलती थी? नहीं। तो ओपनिंग इसका कितना था? 4 लाख रुपीस में, और दूसरी वाली का 5। अच्छा, उसके बाद आगे जी परचेजेस, पहले पॉइंट पे आए जरा। उसने कहा था ड्यूरिंग द ईयर ट्रेड डिस्काउंट 1,20,000 ऑन परचेज ऑफ वाई। तो वाई की डिस्काउंट थी, तो वाई की परचेज में से माइनस होनी चाहिए ना। तो इसने देखे वाई की परचेज कितना लिखी हुई, 27 लाख, उसमें से 1,20,000 माइनस कर लो, 25,80,000। ठीक है, कहता उसने क्या कर दिया, कह रहे हैव बीन क्रेडिटेड टू रॉ मटेरियल जी। उसने जी में से माइनस कर दिया। जी किस पे इस्तेमाल होता था? बी पे। इसका उसने बी की मटेरियल परचेज में से माइनस कर दिया। उसका 32,01,000 दिया हुआ है ना, तो उसमें 1,20,000 ऐड कर लो। 3321 000। अब आपने मुझे कहा फाइफो मेथड यूज करो। फाइफो का मतलब था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल के कितने यूनिट थे? ने कितने खरीदे? 30-35 हो गए। ठीक है, कहता सिर्फ 10,000 बचे में, इसका 25,000 इस्तेमाल हो गए। 25,000 अगर फाइफो कौन कौन से इस्तेमाल हुए होंगे? 5 ओपनिंग वाले और 20 करंट वाले। तो एंड पे जो 10 बचे में, ये कौन से बचे हैं? तो इसका करंट परचेज प्राइस पर स्टॉक निकाल लेना चाहिए। तो करंट आपकी कॉस्ट क्या है? 25,80,000। और ये कितने यूनिट्स की थी? 30,000 की। और हमें कितनों की चाहिए? 10,000 की। 8,60,000। तो ये निकला है का मटीरियल यूज्ड। देखें कितना बना? ठीक है, वर्किंग समझ आई आप लोगों को? ठीक है, आपको मैंने कहा था मैं सीधा क्लोजिंग स्टॉक यानी इसकी मटेरियल यूज की फिगर एडजस्ट कर सकता था, लेकिन पेपर में ना कई दफ़ा समझ नहीं आती आप लोगों के, तो इस वजह से मैंने उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके इस तरह डिटेल में कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरे पे आए। 6,000 पहले थे, 40,000 नहीं, कितना हो गया? 46। 7 बचा हुआ है, 39 इस्तेमाल कर लिया। तो 39 कौन कौन सा होगा? 6 ओपनिंग वाला और 40
सॉरी 30 जो बाकी बचता है वो आपका नया वाला, तो इसका मतलब जो 7,000 बच्चे हैं नए वाले बच्चे होंगे, तो इसका मतलब नए कॉस्ट में से उनकी वैल्यू निकालनी चाहिए। तो अगर मैं इसकी वर्किंग इधर शो करूं तो 33,21,000 ये परचेज की फिगर निकली कितने यूनिट्स की, 40,000। हमें कितनों की चाहिए, 7,000 की। तो देखो क्या आता है, 581,175। तो देखिए क्या आया, 3239,825। अच्छा, उसके बाद आपको डायरेक्ट लेबर भी तो चाहिए ना, और फिर हमें एफओएच भी चाहिए होगी। अच्छा, अब जरा सेकंड वाले पॉइंट पे आओ। उसने कहा था 250 आवर्स इनडायरेक्ट लेबर के, एंड रेस्टली रिकॉर्डेड एज डायरेक्ट लेबर ऑफ प्रोडक्ट ए। कह रहा हूं वो ए की डायरेक्ट लेबर समझ गए, तो इनडायरेक्ट लेबर क्या डायरेक्ट लेबर होती है, नहीं, इसका मतलब उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, आपने लेबर ओवरस्टेट कर दी ना, तो देखेंगे डायरेक्ट लेबर कितनी थी प्रोडक्ट ए की, 11 लाख। अब आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, कितने घंटे कह रहे, 250। वेज रेट उसने ऊपर आपको बताया हुआ था 400, सारा करके। क्या उसने कहा बी की लेबर में भी गलती है, तो वो सही होगी। वो कितनी दी हुई है, 12 लाख। एफओएच, इनडायरेक्ट लेबर एफओएच का ही तो पार्ट होती है। जब आपने इनडायरेक्ट लेबर कम लिखी कि एफओएच सही निकल आया, नहीं, इसका अंदर उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। और उसने कहा था मैं एफओएच किस बेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया करता हूं, डायरेक्ट लेबर की रेशियो से। अब मुझे इसकी एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। पहले हम निकालते हैं टोटल एफओएच कॉस्ट। ठीक है, अब उसने देखिए प्रोडक्ट ए में एफओएच कितना दे रखी थी, 13,20,000। अच्छा, दूसरे में कितना दे रखी थी, 14,40,000। और उसने कहा था इनडायरेक्ट लेबर को मैं डायरेक्ट समझ गया था, वो इनडायरेक्ट लेबर भी तो एफओएच में ही आनी चाहिए। इसी में ही ऐड करूंगा 250 घंटों की 400 के हिसाब से। तो देखिए क्या बनता है, टू एट ठीक है, तो 28,60,000 ये टोटल एफर्ट्स बनते हैं। उसने कहा ये डायरेक्ट लेबर की रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो अब हम कर देते हैं एलोकेशन ऑफ एफओएच कॉस्ट कि ए में कितनी जानी चाहिए और बी में कितनी जानी चाहिए। तो टोटल एफओएच आपका 2,860,000। तो अब जरा सही वाली डायरेक्ट लेबर लीजिएगा, इसकी थी 10 लाख और इसकी थी 12 लाख, टोटल कितना बनी 22 लाख। इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 10 लाख कर लेंगे, इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 12 लाख कर लेंगे। कितना 13 लाख पूरा, और इसका इसका ये इनके सही एफर्ट्स बनते हैं।
यहां से आपका निकल आएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। अब करें डबल 4 2 0 5 999 825। अच्छा, आप लोगों ने मुझे कहा था कि ओपनिंग यूनिट कम थे और बेच ज्यादा दिए हुए हैं। इसका ओपनिंग वाले सारे बिक चुके हैं। आज जो स्टॉक में बचे हुए हैं लेटेस्ट वाले बचे हुए हैं। अब जब मैं आपको कहूंगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकालो, ठीक है, पहले ए की बात कर लेते हैं। तो ए की आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितना निकली? 4420 ये कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए थे? अच्छा, अब यूनिट मैन्युफैक्चर्ड नहीं बताए, वर्किंग कर लेते हैं। तो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। पेपर में बेशक फॉर्मूला ना लिख के फिगर शो कर दिया करें, दिस प्लस दिस माइनस दिस। अभी मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखता हूं। देखिए, यूनिट सोल्ड प्लस इसमें हम कर लेंगे क्लोजिंग यूनिट्स और माइनस इसमें से कर लेंगे ओपनिंग यूनिट्स। अगर मैं ए की बात करूं, ए के कितने यूनिट बेचे हैं? 48,000 प्लस क्लोजिंग कितने बच गए फिनिश गुड में? 12,000 माइनस ओपनिंग कितने पड़े हुए थे? 10,000। कितना आ गया? 50,000। अगर हम बी की बात करें, इसके बेचे थे आपने 59,000, इसके क्लोजिंग कितने बचे हुए थे? 16,000 और ओपनिंग कितने थे? 15,000। 60,000। इसका मतलब ये जो कॉस्ट है दरअसल ये कितने यूनिट्स की है? 50,000 की। ये हमें वर्किंग नंबर 1 में पता चला है। और हमारे पास क्लोजिंग कितने बचे हुए हैं इसके? 12,000। अच्छा, इसका जब आप करोगे तो हम कहेंगे यार ये 5,999,825 ये कॉस्ट है 60,000 यूनिट्स की। वर्किंग नंबर 1, सॉरी वर्किंग कौन सी थी? 2 थी दोनों की। अच्छा, और इसके क्लोजिंग कितने बचे हुए थे? 16,000। तो देखें 15,999,53। तो उसने कहा था करेक्ट वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या ये है। अगर वो आपसे पूछता ओवरस्टेट या अंडरस्टेट कितने से है, तो फिर मैं इसमें से आपको कहता गलत वाली जो उसने निकाली डिफरेंस लो, तो बता दो कितना ओवर या अंडरस्टेटेड है।
ठीक है, तो आप लोगों ने कहा था कि ये जो मैंने वर्किंग की है, मैं चाहता ना तो मैं सिंपल डायरेक्ट यूज वाली फिगर ठीक कर लेता, लेकिन वो उसमें थोड़ा शॉर्टकट लगता है तो कई दफ़ा आप लोग क्लिक नहीं कर पाते, इसलिए ये चीज़ तो ज़हन में आ जाती है ना, जो चीज़ सही है वो वैसे लिख लो, जो गलत है उसको ठीक करके लिख लो, तो उस हिसाब से फिर मैंने दोबारा सॉल्व किया। अच्छा, अब ये ज़रा निकालें ऑटम 23 कौन सा था इसमें? क्वेश्चन नंबर क्या था? 5। अच्छा हाँ, तीसरा पॉइंट एक इसका था। अच्छा, तीसरे में उसने आपको क्या कहा था कि आपके यूनिट कुछ खराब है। अच्छा, अब जो खराब है उनका फिर एनआरवी का चक्कर लगेगा। वो उसने कहा था कितने पे बिकेंगे? 20% बिलो नॉर्मल प्राइस। अच्छा, तो इसका मतलब अब यहां से जो क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हैं ना, तो हम ऐसे कर लेते हैं, ये गुड को कर लेते हैं, इसको गुड वाला, तो टोटल 12,000 है ना, ए के कितने डैमेज हैं, तो इसको आप 12 की जगह क्या कर देंगे, 10,000 कर लो। डबल 84000। अच्छा, उसके 16,000 में से सही खराब कितने यूनिट है? 1,000, तो उसको 15,000 से मल्टीप्लाई कर लो। वन 4 99956। अच्छा, अब ये हमने अभी गुड वाला स्टॉक निकाल लिया। एक्चुअली जो डैमेज है उसके लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगी? एनआरवी। तो अभी हमें इधर डैमेज स्टॉक की भी कैलकुलेशन करनी है, और फिर उनके बाद जब टोटल करेंगे ना तो वो आंसर आना है। अब उसके लिए हम थोड़ी सी वर्किंग अलग कर लेते हैं। अच्छा, अब एक तरीका ये है कि मैं टोटल में निकाल लूँ, एक ये है कि पहले पर यूनिट निकाल लूँ, जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हो। तो अगर मैं टोटल पे निकालता हूँ, चलिए पर यूनिट के हिसाब से कर लेते हैं, यूनिट उसने दिए। अच्छा जी, अगर पर यूनिट के हिसाब से करूँ तो आपने कॉस्ट इसकी सही वाली क्या निकाली थी? 44200000, वो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकाली थी, और ये कितने यूनिट्स की थी? 50,000 की। तो देखिए क्या बनती है। ठीक है, ये हम इसकी पर यूनिट कैलकुलेशन कर रहे हैं। 88.4। अच्छा, अब हमें इसकी एनआरवी भी तो चाहिए ना, तो सेलिंग प्राइस क्या कह रहे हैं, कितने पे बिकेंगे? They can be sold at 20% below normal price। अच्छा, पहले नॉर्मल प्राइस तो आप निकाल लो ना। अब उसने सेल्स की फिगर दी हुई थी 50400000, ये कितने यूनिट्स की थी? तो अगर 48 पे डिवाइड कर लो, पर यूनिट प्राइस आ जाएगी। ठीक है, और उसके कहते हैं कितने % पे बिकेगी?
20% बिलो कर रहे हैं तो 80% ही होगी ना, 84। तो हमें किस पे मेजर करना चाहिए, तो इसको 84 पे मेजर करेंगे। इसी तरह अगर आप इसकी वर्किंग करो, इसकी सही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर क्या आई थी, 5,999,825, और ये कितने यूनिट्स की थी, 60,000 की। कितना बना, 99। चलिए 100 कर लें। अच्छा, अब सेलिंग प्राइस चाहिए, तो उसने क्या सेल्स बताई हुई थी इसकी, 76,70,000, और ये कितने यूनिट से, 59। तो इसकी पर यूनिट प्राइस आ गई, और अब कितने % पे बिकेंगी, 80%, 104। इसको किस पे लेंगे, इसको ये कॉस्ट पे ही आना है। अब इसके डैमेज यूनिट हमारे कितने थे, 2000, प्रोडक्ट एक है, ठीक है। ये आपके गुड यूनिट थे और ये डैमेज यूनिट। 2000 किस रेट पे मेजर करेंगे, ठीक है। इसका बेशक आप मेंशन कर लो लोअर ऑफ, जी देखें 84 के हिसाब से कितना, 5 यू प्रॉब्लम में ऐड कर लें। इसी तरह अब इसके ऊपर आते हैं, उसके कितने यूनिट से खराब, 1000। तो वो तो अपने 100 रुपये के हिसाब से ही आ गया ना। तो कितना हो गया, 15,999। जी अब जरा निकालें ऑटम 23 क्वेश्चन 1। यार इसके लिए ना पिक्चर मुझे जरा शेयर कर दीजिए। जब ये क्वेश्चन 1 देखिएगा, कह रहा रॉयल एंटरप्राइजेस लिमिटेड ऑपरेट अ फैक्ट्री इन कराची वेयर इट प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट गैमा यूजिंग 2 kg of raw material X and 3 kg of raw material Y. Both raw materials are purchased from a supplier in Peshawar. Price 400 रुपये पर kg for X, 250 पर kg for Y. अच्छा, कह रहा है आप लोग गैमा एक प्रोडक्ट है वो बनाते हैं, उस पर 2 मटीरियल लगते हैं X और Y। X के लगते हैं 2 kg, Y के लगते हैं 3 kg। कह रहा है पेशावर से मैं खरीदा करता हूँ, 400 रुपये का X और 250 रुपये का Y मिलता है। टिपिकली द न्यू रॉ मटीरियल आर रिसीव्ड विद इन 10 days ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। अब देखें फैक्ट्री कराची में है, मटीरियल पेशावर से आता है, कह रहे हैं 10 दिन लगते हैं डिलीवरी मिलने में ऑर्डर प्लेस करने से। तो ये उसका क्या चीज़ हो गया, लीड टाइम। कह रहा है हाउएवर देयर आर ओकेशनल डिलेज, कह रहा है कई दफा इसमें डिले भी हो जाता है। लास्ट ईयर कंपनी प्लेस 24 ऑर्डर एंड डिलीवरीज वर रिसीव्ड एज फॉलोज। कह रहे पिछले साल मैंने 24 ऑर्डर दिए, ये उनकी डिटेल है।
20 ऑर्डर तो कह रहा है 10 दिन में मिल गए थे, 3 ऑर्डर मुझे 11 दिन में मिले, मतलब कितने दिन डिले हुआ? 1 दिन। और कह रहा है एक ऑर्डर तो मुझे 12वें दिन मिला था, ये लेट कितना हो गया? ये 2 दिन लेट हो गया। कह रहा है प्रेजेंटली कंपनी डज नॉट मेंटेन एनी सेफ्टी स्टॉक, कह रहा है सेफ्टी स्टॉक मैंने कोई नहीं रखा होता, तो इसका मतलब फिर तो स्ट्रोक आउट हो जाता होगा, जब 11 दिन होता होगा तो भी स्ट्रोक आउट, जब 12 दिन हो जाता होगा तो भी स्ट्रोक आउट। तो इसका मतलब आपको लॉजिकली अगर देखा जाए तो अगर से आप स्ट्रोक आउट से बचना चाहते हो तो सेफ्टी स्टॉक रखो। अब सेफ्टी स्टॉक में 1 दिन का भी रख सकता हूँ, 2 दिन का भी रख सकता हूँ। 1 दिन का रखूंगा तो देयर इज अ चांस कि स्ट्रोक आउट शायद हो जाए, लेकिन अगर 2 दिन का सेफ्टी स्टॉक रख लूं फिर नहीं होगा। अच्छा, आपको कह रहे हैं कि इन द इवेंट ऑफ डिले इन द रिसीट ऑफ कंसाइनमेंट, रॉ मटेरियल आर परचेज फ्रॉम सप्लायर इन कराची एट अ प्राइस 25% हायर देन द नॉर्मल कॉस्ट टू अवॉइड स्ट्रोक आउट एंड प्रिवेंट प्रोडक्शन स्टॉपेज। आप लोगों को मैंने बताया था स्ट्रोक आउट कॉस्ट क्या होती है, क्या होती थी? हाँ, लॉस कंट्रीब्यूशन फ्रॉम लॉस सेल, और हाँ लॉस कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फ्यूचर सेल। तीसरा क्या था? हाँ, एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड टू अरेंज अर्जेंट डिलीवरी। ये उसने क्या बात कर दी है? हाँ, उसने कहा कि अगर कभी स्ट्रोक आउट हो रहा हो ना तो मैं लोकली खरीद लेता हूं, 25% महंगा मिलता है, तो वो जो 25% एक्स्ट्रा दिया दैट इज स्ट्रोक आउट कॉस्ट। तो बजाय इसको सीधा कहता स्ट्रोक आउट कॉस्ट इतनी है, उसने इनडायरेक्टली किया। जिस स्टूडेंट को पता नहीं कि ये स्ट्रोक आउट कॉस्ट होती है वो कैलकुलेशन नहीं कर सकता। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे REL इज नाउ कंसिडरिंग टू मेंटेन सेफ्टी स्टॉक। कहता अब हम सोच रहे हैं यार सेफ्टी स्टॉक रख ही लेते हैं। कंपनी प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स डेली, कह रहा रोज 1000 यूनिट बनाता हूं। अच्छा, 1000 यूनिट तो गैमा का बनाता है ना, और गैमा के 1 यूनिट बनाने पे X के 2 और Y के 3 kg लगते हैं, तो 2000 और 3000 kg डेली कंजम्पशन हो रही है इन मटेरियल्स की। कह रहे कॉस्ट ऑफ होल्डिंग स्टॉक ऑफ X एंड Y इक्वल टू 1 डे यूजेज इज 1 मिलियन पर एनम। अच्छा, कल भी हमने इससे मिलता जुलता क्वेश्चन किया था, वहां पे उसने होल्डिंग कॉस्ट दोनों मटेरियल की अलग अलग बता दी थी और पर यूनिट बताई थी। यहां पे उसने क्या कर दिया? इकट्ठी बता दी और डेली बता दी। इसका मतलब अब मुझे स्ट्रोक आउट यूनिट इस तरह नहीं निकालने चाहिए कि X के कितने यूनिट, Y के कितने यूनिट। लॉजिकली मुझे निकालना चाहिए यार कितने दिन का स्ट्रोक आउट, कितने दिन की स्टोरेज कॉस्ट। ठीक है, अब यहां पर आपको यही कहा है ना कि अगर 1 दिन की डिमांड स्टोर करो। अब देखो 1 दिन की डिमांड क्या है? 2000 यूनिट X के हैं, 3000 यूनिट Y के हैं। कह रहे हैं इन दोनों के ऊपर टोटल खर्चा कितना आना है? 1 मिलियन का आना है। ठीक है, तो 1 दिन की यूजेज को 1 साल तक संभालने का खर्चा कहता है 1 मिलियन। तो इसका ना मुझे अब फिर निकालना चाहिए कि यार मैंने सेफ्टी स्टॉक 1 दिन का रखा कि 2 दिन का, बजाय इसके मैं यूनिट्स में निकालूं ना। यूनिट्स में निकालूंगा तो फिर मसला बनेगा कि यार ऊपर यूनिट कॉस्ट कितनी है, तो दिनों के हिसाब से निकाल लो कि 1 दिन का सेफ्टी स्टॉक है 2 दिन का। तो जब 11 दिन तक जा रहा था तो आप सेफ्टी स्टॉक आपको कितने दिन का रखना चाहिए? 1 दिन का। और जब 12 जा रहा है तो फिर सेफ्टी स्टॉक 2 दिन का। तो कह रहे डिटरमिन वेदर कंपनी शुड मेंटेन सेफ्टी स्टॉक अज्यूमिंग दैट करंट ट्रेंड डिलीवरीज वुड कंटिन्यू। कह रहे जितनी डिलीवरीज पहले है इसी हिसाब से डिलीवरीज होनी है। तो कहता बताओ सेफ्टी स्टॉक रखूं कि ना रखूं। तो वही कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमें करना चाहिए।
ठीक है, सेफ्टी स्टॉक हम कह रहे हैं या 0 डेज का या 1 डे का या फिर 2 डे का। अब आप लोगों ने कहा कि हमें निकालनी है एक होल्डिंग कॉस्ट, एक निकालनी पड़ेगी आपको स्टॉक आउट कॉस्ट। इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगी टोटल रेलिवेंट कॉस्ट। और जहां भी टोटल मिनिमम होगा वो आप लोगों को काम कर लेना चाहिए। अब x के 2 यूनिट लगते थे ना, तो 1000 के ऊपर कितना लगेगा 2000, और इसके 3 के साथ से 3000। अच्छा, उसने आपको ना इनकी परचेज प्राइस भी दी हुई थी, कितना कितना थी 400 पर केजी x की, और y की कितनी 250। अच्छा, आपने मुझे कहा स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होगी, वो जो 25% एक्स्ट्रा होगी। तो 400 का 25%, सो, और 250 का 25% 62.5। तो ये आप लोगों की बन रही है स्टॉक आउट कॉस्ट पर केजी। उसने कहा था या 1 दिन डिले होगा या 2 दिन डिले होगा। स्टॉक आउट कॉस्ट ऑफ 1 डे, 100 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है ना, 2000 का कितना देना पड़ेगा एक्स्ट्रा 2 लाख। इसका 62.5 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो 3000 केजीज का कितना देना पड़ेगा, तो अगर इन दोनों का मैं टोटल कर लूं कितना बन जाता है, अब अगर आपको मैं कहूँ स्टॉक आउट कॉस्ट ऑफ 2 डेज निकालो तो डबल हो जाएगा। ये 2 लाख की जगह क्या हो जाएगा 4 लाख, ये कितना हो जाएगा 375, तो 75,000।
अच्छा, अगर हम इधर आए, होल्डिंग कॉस्ट की बात करें, आपने कहा मैंने सेफ्टी स्टॉक ही नहीं रखना, स्टोरेज कॉस्ट पड़ी नहीं, जीरो। आपने कहा मैं एक दिन का स्टॉक रखूंगा, एक दिन की कितनी बताई हुई थी? 1 मिलियन गिवन है ना आपको क्वेश्चन में। तो फिर 2 दिन की कितनी हो जाएगी? 2 मिलियन। क्लियर हो गया? अब आते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट पे। ठीक है, इधर ही चले, मैं इसकी कंटिन्यूशन में शो कर देता हूं। अगर आपका नील सेफ्टी स्टॉक हो, स्टॉक कोई नहीं पड़ा, उसने कहा था 11 दिन में कितनी डिलीवरीज मिलेंगी? 3। ऑर्डर कितने प्लेस करता है? 24। अच्छा ठीक है, तो 24 के टोटल है। अच्छा, अब 3 डिलीवरीज आपने कहा लेट होंगी, कितने दिन लेट हो जाएंगी? एक दिन। तो स्टॉक आउट कॉस्ट कितने दिनों की पड़ेगी? एक दिन की। एक दिन की स्टॉक आउट कॉस्ट क्या थी? 387,500। ठीक हो गया। लेकिन एक डिलीवरी 12वें दिन भी मिली थी, तो उस पर स्टॉक कितने दिन का होगा? तो 2 दिन की स्टॉक आउट कॉस्ट कितना बनती? 775। तो फिर ये टोटल कितना बन गई? 1। ठीक है, तो 19,37,500। ठीक है, दोबारा देख लें। आपने कहा था मैं स्टॉक कोई नहीं रख रहा, 10 दिन लीड टाइम था, आपको 20 ऑर्डर 10 दिन में पहुंचे, तो उसको कोई स्टॉक आउट हुआ? आपको 11वें दिन मिले, तो 3 ऑर्डर एक एक दिन डिले हो गए। हमने कहा था एक दिन डिले हो तो इतनी स्टॉक आउट कॉस्ट है, और एक ऑर्डर तो आपको मिला 12वें दिन जाके, वो 2 दिन डिले हुआ, 2 दिन की अब तो स्टॉक आउट कॉस्ट हो गया, तो टोटल ये पड़ेगी। अच्छा, अगर आपने 1 डे स्टॉक रखा, तो 20 ऑर्डर तो 10 दिन में मिल जाने हैं, क्या उनका स्टॉक आउट होगा? 3 ऑर्डर एक दिन बाद मिल जाने हैं, क्या उनका स्टॉक आउट होगा? एक ऑर्डर का तो होगा, उसका स्टॉक आउट कितने दिन के लिए हो जाएगा? एक दिन के लिए। एक दिन की स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होती है? 387। ठीक हो गया। और अगर आपने 2 दिन का स्टॉक रखा हुआ है, फिर तो स्टॉक आउट है ही कोई नहीं। अच्छा, अब इसकी स्टॉक आउट कॉस्ट बन गया जी 19,37,500। इसकी आ गई 3,87,500। इसका टोटल बन रहा है जी 19,37,500। इसका बन रहा है 13,87,500। इसका आ रहा है 2 मिलियन।
इसका मतलब हाँ जी, सबसे कम कॉस्ट किस पे आ रही है? 1 डे पे। तो आप लोगों को फिर क्या करना चाहिए? कंपनी शुड मेंटेन सेफ्टी स्टॉक of 1 day, that is 2000 units of X and 3000 units of Y। ठीक है, ये आता है। बात हम लोग कर रहे थे कि इतने इतने यूनिट फिर आप लोग को मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि आपसे ये पूछा था ना कि सेफ्टी स्टॉक कितना मेंटेन करे, तो हम लोग कहेंगे कि इतना इतना मेंटेन कर लो तो आपका बेस्ट आ जाएगा। अच्छा, इसी का ना एक क्वेश्चन 4 भी है, वो भी आप लोगों ने ट्राई करना है, सितारा एंटरप्राइज के नाम से। ठीक है, तो ये अब मटेरियल के हमने कोई 6-7 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आपने देखा ये तकरीबन मिलते जुलते क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको मैंने कहा था कि 5-6 अटेम्प्ट तक एक जैसे क्वेश्चन आते हैं, फिर किसी एक आधे क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता है। तो उस वजह से लेटेस्ट 5-6 अटेम्प्ट आप लोगों ने लाजमी करनी है हर टॉपिक की ना। अच्छा, कल मैं आप लोगों को ना लेबर शुरू कराऊंगा। एक्चुअली ज़्यादा टाइम एक इस पे लगना था, एक डिसीजन मेकिंग पे लगना है। बाकी जो है ना वो तो छोटे छोटे टॉपिक ही हैं, उन पे इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। मटीरियल के अंदर वैरायटी बहुत ज़्यादा बन जाती है। ठीक है, तो उस वजह से इस पर थोड़ा सा टाइम हमारा लग रहा है। तो बाकी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इनके कुछ क्वेश्चन पॉइंट आउट कराऊंगा। जब आप रिवीजन अपने तौर पे करेंगे तो वो वाले क्वेश्चन लाजमी ट्राई कीजिएगा। उनसे कोई तो मैंने क्वेश्चन करा भी दिए हुए क्लास में, लेकिन एक दफ़ा रिवीजन में उनको ज़रूर कीजिएगा ताकि वो मैक्सिमम टॉपिक को आपके कवर करें। तो कल इंशाल्लाह हम लेबर को करेंगे। अगर आप लोगों को टाइम मिल गया तो थोड़ा सा उसको ओवरव्यू लेके आइएगा, वरना उसकी मेन चीज़ें मैं डिस्कस करके उसके क्वेश्चन शुरू करा। थैंक यू।